गंगूबाई काठियावाड़ी फ्लॉप, बच्चन पांडे फ्लॉप, शमशेरा फ्लॉप, लाल सिंह चड्ढा सुपर फ्लॉप और ब्रह्मास्त्र, अरे भाई रहने दो, क्या ही बात करें। बॉलीवुड पर तो मानो ऐसा ग्रहण लगा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वर्ष एक दो फिल्मों को छोड़ दे तो कोई भी फिल्म इज्जत से छाती ठोककर 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। और हां, हम ब्रह्मास्त्र को मान ही नहीं रहे हैं, परंतु इसी बीच हमारे कालीन भैया का मन किया, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे पंकज त्रिपाठी ने बॉलीवुड की वर्तमान अवनति को रोकने हेतु एक सस्ता परंतु टिकाऊ और अकाट्य उपाय सुझाया, जिसका उपयोग कर हिंदुस्तानी फिल्म उद्योग, जिसे हम बॉलीवुड भी कहते हैं, अपना खोया गौरव पुनः प्राप्त कर सकती है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में हम सभी को देखने को मिल रहा है कि कैसे बॉलीवुड का भाग्य इस समय रसातल में है। अगर द कश्मीर फाइल्स को हटा दे, जो विशुद्ध बॉलीवुड फिल्म है भी नहीं, तो बॉलीवुड के पास इस वर्ष ले दे के एक ही क्लीन हिट है और वह है भूल भुलैया 2, जिसने 250 करोड़ से अधिक का वैश्विक कलेक्शन किया है। बॉलीवुड के ऐसे हाल के अनेक कारण हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है बॉलीवुड का सनातन धर्म के प्रति घृणा, जिसे सोशल मीडिया ने समय समय पर उजागर किया है। और बॉलीवुड का खोखला प्रेम भी अब किसी को नहीं भा रहा है। चाहिए तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट से ही पूछ लीजिए। अब इसका पंकज त्रिपाठी से क्या लेना देना। बंधु ने हाल ही में एक व्याख्यान देते हुए भारतीय फिल्म उद्योग, विशेषकर बॉलीवुड की अवस्था पर चिंता जताई और बोला कि समय आ चुका है कि लेखकों पर भी बराबर ध्यान दिया जाए। एक रेडियो चैनल से साक्षात्कार के समय पंकज त्रिपाठी ने बताया, मैं बहुत तगड़ी कल्पना या अजम्पशन नहीं कर सकता, परंतु अपने विश्लेषण के आधार पर कुछ कारण बता सकता हूं। 15 वर्षों में अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे सिनेमा का टेस्ट काफी अलग है। मैं इस तरह की काफी मलयाली फिल्में और बंगाली फिल्में देख सकता हूं, परंतु मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा में ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। हो सकता है जनता बदल गई हो, क्योंकि उन्हें OTT पर काफी सामग्री देखने को मिली है। विश्व भर के कई कथाकारों से उन्हें काफी कुछ देखने को मिला। ऐसे में जब ऑडियंस का टेस्ट इंप्रूव होगा तो निसंदेह पूछेंगे ना आपसे कि आप दिखा क्या रहे हो। परंतु इतने पर नहीं रुके, उन्होंने आगे बताया, पहले विकल्प भी काफी कम थे। एक फिल्म आती थी और सारे स्क्रीन बटोर के ले जाती थी, तो ऑडियंस वहीं जाती थी, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब ऐसा नहीं है। लोग साउथ की बात करते हैं, पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहां 100 फिल्में बनी और 3 से 4 फिल्में चली, परंतु हिंदी में जिस किस्म का कई बार मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम होता है, कंटेंट पर, लेखन पर, मुझे हमेशा चिंता होती है। अब हमारे कालीन भैया जब कोई बात इतने महत्व के साथ रेखांकित करे तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बहुत ही अधिक गड़बड़ हो रही है। और वे गलत भी नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं दमदार पट कथाओं के बल पर और प्रभावशाली अभिनय को अपना हथियार बनाकर दर्शकों का चहेता बना हो, वह कला की हत्या का विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा। मिर्जापुर के अखंडानंद त्रिपाठी यानी कालीन भैया हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान कुरैशी हो या फिर लूडो के सत्तू भाई हो, पंकज त्रिपाठी और दमदार स्क्रिप्ट्स गो हैंड इन हैंड, यू नो। वैसे दमदार स्क्रिप्ट से स्मरण हुआ, पता है एक समय स्क्रिप्ट राइटर्स को भारतीय सिनेमा में ही नहीं, देश विदेश में भी भरपूर भाव दिया जाता था। वैधानिक चेतावनी, सलीम जावेद के प्रशंसक कृपया इस वीडियो से दूर रहें। हम इनको लेखक मनबे नहीं करते, जनहित में जारी। आपको क्या लगता है, ये अपने कल्लू मामा यानी सौरभ शुक्ला लाइमलाइट में कैसे आए? अपने हंसमुख स्वभाव या अपने डील डॉल के लिए? नहीं बबुआ, उस एक स्क्रिप्ट के लिए जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया। करण जौहर ने सिस्टम खरीदा होगा, परंतु सौगंध है मेरे बाटा के चप्पल की, अगर सत्या के गीतों पर किसी पार्टी या शादी में आप नाचे नहीं होंगे, क्योंकि मुंबई का किंग कौन? वीकू मात्रे। सौरभ शुक्ला छोड़िए, नीरज वोरा का नाम सुना है आपने?
नहीं सुना है तो हो क्यों भैया श्लोक में? 150 रुपया देगा। मस्त जोक मारा। उठा ले रे बाबा, उठा ले। माल किधर है? ये सब आज केवल संवाद नहीं, कालजयी मीम्स हैं और लेखक केवल एक नीरज वोरा। इसी व्यक्ति ने रंगीला भी लिखी, हेरा फेरी भी लिखी, खट्टा मीठा भी लिखी, हंगामा भी रची, चुप चुपके भी रची और हाँ, गोलमाल के ओरिजिनल और सबसे फनीएस्ट वर्जन के रचयिता भी यही है। क्या मतलब कि मेला जैसे लेजेंड भी इन्होंने ही रचा था? नेक्स्ट लाइन प्लीज। अब बात दमदार स्क्रीन राइटर्स की हो और इस व्यक्ति का उल्लेख ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? श्रीराम राघवन का नाम तो आप सबने सुना होगा। कभी राम गोपाल वर्मा के लिए काम करने वाले श्रीराम राघवन ने एक हसीना थी से काम करते हुए ऐसे ऐसे थ्रिलर रचने शुरू किए कि उन्होंने जॉनी गद्दार, एजेंट विनोद और फिर बाद में अंधाधुन जैसे संसार रचने शुरू किए। अंधाधुन अगर आपने नहीं देखी है तो विश्वास मानिए आपने कुछ नहीं देखा है। असल स्क्रिप्ट ये होती है। और वी विजेंद्र प्रसाद का नाम ना ले तो असरदार और दमदार पटकथा लेखकों का हम अपमान कर रहे हैं। वी विजेंद्र प्रसाद अपने आप में विविधता की प्रतिमूर्ति है, जिन्होंने विक्रमाकुडु से लेकर आरआरआर तक भारतीय सिनेमा को काफी कुछ दिया है। मणिकर्णिका जैसी फिल्में भी इन्हीं के कलम से रची गई थी और यही व्यक्ति जे जयललिता के जीवन पर आधारित थलाईवी तक रचे हैं, जो दर्शकों को काफी भाई थी। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आरआरआर की अपार सफलता के पश्चात वी विजेंद्र प्रसाद का मन अभी भरा नहीं है। उन्होंने एक भव्य प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय किया है और सोचिए यह प्रोजेक्ट किस पर आधारित होगा। तनिक सोचिए, असल में यह प्रोजेक्ट है एक फिल्म और एक वेब सीरीज, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यशैली एवं उसके इतिहास और वर्तमान भारत के नीति निर्माण में उसके योगदान पर आधारित। जी हां, यही सत्य है। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इतिहास से मिटाने का प्रयास किया गया, जिनके योगदानों को अनदेखा किया गया, उन्हें अब वी विजेंद्र प्रसाद अपने कलम की शक्ति से पुनः जागृत करेंगे। परंतु यही एकमात्र बात नहीं जिसके कारण वी विजेंद्र प्रसाद वामपंथियों की रातों की नींद उड़ा रहे होंगे। अश्विन गंगराजू के निर्देशन में 1770 नामक एक बहुभाषीय फिल्म भी प्रदर्शित होने जा रही है, जिसका मोशन पोस्टर हाल ही में प्रदर्शित हुआ है। परंतु हमें भूल रहे हैं कि ये वही वी विजेंद्र प्रसाद है जिन्होंने आरआरआर में स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेहरू और गांधी के योगदानों को ना सम्मिलित करने के पीछे एक दमदार और अकाट्य तर्क भी दिया था कि वे उन लोगों से कोई नाता नहीं रखना चाहते थे जिनके कारण इस देश का सरेआम अपमान हुआ हो और यह देश खंड खंड हुआ था। एक साक्षात्कार की क्लिप कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने गांधी और नेहरू को भारत की दुर्दशा के दोषी बताते हुए कहा कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे उस समय 17 पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी। गांधी तब स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख थे, तो अंग्रेजों ने उनसे कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक प्रमुख व्यक्ति चुनने को कहा। गांधी ने उन 17 पीसीसी को बुलाया और किसी एक को प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए कहा। तब गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए खादी पहनना काफी नहीं है, शिक्षा जरूरी है, विदेशी राष्ट्रों से बात करना जरूरी है, इसलिए मेरी पसंद नेहरू है। गांधी ने 17 पीसीसी से अपनी पसंद के व्यक्ति का नाम लिखने को कहा, परंतु आपको पता है कि परिणाम क्या था? 15 कमेटियों ने सरदार पटेल को चुना, एक वोट खाली गया और एक ने आचार्य जेबी कृपलानी को वोट दिया। नेहरू को एक भी वोट नहीं गया था। अगर गांधी को लोकतंत्र का तनिक भी सम्मान होता तो वह निर्विरोध सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनने देते, परंतु उन्होंने पटेल को शपथ दिलवाई कि वे नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनवाएंगे और वे उनके रहते कभी भी इस पद पर दावा नहीं करेंगे। और यह कौन भूल सकता है? कुरुक्षेत्रमलो रावण समारम युद्धम युमेरप्लो सीता स्वयंवरम। अब इसकी तुलना कीजिए लाइट में जो रोशनी है। अब बताइए किस संवाद में अधिक दम है और किस में अधिक आकर्षण है? 430 करोड़ व्यय कर एक ऐसी कथा बनाई गई जिसमें ना कथा है, ना संस्कृति और धर्म और इतिहास तो आप छोड़ ही दें। और वही अभी जिस संवाद की पूर्व में चर्चा की वो एक ऐसे फिल्म से आई जिसे 1960 और 1980 के दशक में सेट किया गया।
3 भाषाओं में फिल्माया गया और जनता की मांग पर एक अतिरिक्त भाषा में बाद में प्रदर्शित भी किया गया। कुल मिलाकर इन सब का व्यय कितना हुआ या कीमत कितनी आई? 30 करोड़ रुपए। फिल्म का नाम सीतारामम। तो पंकज त्रिपाठी ने एक स्पष्ट समस्या बताई और समाधान भी बड़ा सरल दिया है। बस बॉलीवुड वाले इसे ढंग से आत्मसात करने की कृपा करें।